मित्रों, जय कुबेर महाराज। मित्रों, इस दुनिया में कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है कि जिससे मनमांगी कोई भी मुराद हो वो पूरी हो जाती है। लेकिन आज आपको मालूम है कि वर्तमान की पूंजीवादी दुनिया में धन एक ऐसा कल्प वृक्ष होता है कि अगर आपके पास धन है तो आपकी सभी ख्वाहिशें, सभी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। और अगर आपके पास धन नहीं है तो कुल मिला के इस जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। याद रखिए, हम कुंडली में 12 भाव होते हैं। हम अन्य भावों की चाहे जितनी विशेषता बता दें, लेकिन कुंडली का जो दूसरा भाव है वो धन का क्यों रखा गया है? इसीलिए रखा गया है कि ईश्वर ने प्रथम भाव तो हमारा शरीर, हमारा लग्न बताया, लेकिन दूसरा भाव जो कुल मिला के धन भाव को बताया, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि धन के बिना इस जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है कुल मिलाकर। इसीलिए धन को द्वितीय भाव पर विराजमान किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये बात कि वास्तव में आप अगर मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों तो धन की प्राप्ति आपको कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, उसके लिए क्या जतन करने पड़ेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए। मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव होता है। अब मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडली में धनेश आपका चंद्रमा होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके धन भाव का जो स्वामी चंद्रमा है वह कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। हम एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव पर विराजमान है। तो चतुर्थ भाव जो है भूमि, भवन, वाहन और माता का है। तो भूमि भवन का मतलब क्या है कि आप रियल एस्टेट और कॉन्ट्रैक्शन के बिजनेस से अगर जुड़ते हैं। वाहन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी तरह के बिजनेस से आप जुड़ते हैं तो याद रखिए आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। मान लीजिए आपका चंद्रमा अष्टम भाव पर बैठा है तो अष्टम भाव गुप्त या छिपे हुए गड़े हुए धन का होता है। आप किसी भी समिति, संस्था या ट्रस्ट से जुड़ करके याद रखिए एक ढेर सारा धन कमा सकते हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा 12वें भाव पर चला गया है तो 12वां भाव कहे का होता है कुल मिलाकर। 12वां भाव एक प्रकार से होता है आपके विदेश गमन का, विदेशों से धन प्राप्ति करने का। कोर्ट और कचहरी का भी होता है, तो वकालत का बिजनेस हो या जज आप बन जाएं किसी कोर्ट के, याद रखें इन सब चीज़ों से, लीगल केसेस से आपको लाभ होने वाला है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पर आपको ये देखना है कि वास्तव में धन भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए धन भाव पर आपका शनि बैठ गया द्वितीय भाव पर, तो शनि आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। तो बस नवम भाव कहे का होता है, धर्म कर्म का होता है। तो अगर आप धर्म कर्म के बिजनेस से जुड़ते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो धन का आगमन जरूर होगा। आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कि उनके धन भाव पर कौन सा ग्रह विराजमान है, और धन अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको फिर कुंडली विश्लेषित करके बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिए कि कुंडली में दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव ये सब धन के भाव होते हैं, जिसमें से दूसरा भाव जो होता है वह आपके बैंक बैलेंस को कि कितना आपके पास पैसा इकट्ठा है वर्तमान में, इसको दर्शाता है। जो पंचम भाव है वो आकस्मिक लाभ को दर्शाता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए जहां आपको उम्मीद नहीं थी उसको दर्शाता है। अष्टम जो भाव है याद रखिएगा, अष्टम भाव अचल संपत्ति को दर्शाता है। मान लीजिए आपके पास बॉन्ड हैं या सरकार की कोई सिक्योरिटीज़ है, प्रतिभूति है या ज़मीन, बहुत बड़ा लैंड है आपके पास, तो याद रखिए ये हार्ड कैश नहीं होता। इसको बेचने में, वो करने में एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, समय लगता है, ये लिक्विड मनी में नहीं आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अष्टम भाव आपके अचल संपत्ति का है, चल संपत्ति का नहीं है। और 11वां भाव आपकी इनकम का है, जो आप रोज़मर्रा में जितना आप कमाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन चारों भावों से धन की प्राप्ति होती है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इन चारों भावों के स्वामी अगर अपने अपने भाव पर बैठे हैं तो धन की आवक होनी है। लेकिन मान लीजिए द्वितीय भाव पर गुरु विराजमान है, यहाँ पर ये बात समझिएगा कि अगर द्वितीय भाव पर बृहस्पति विराजमान है तो बृहस्पति तो देखिए सत्कर्मों के प्रतीक हैं। अगर आप सत्कर्मों के द्वारा
अच्छे कर्मों के द्वारा ईमानदारी से धन कमाते हैं तो वो धन टिकेगा और बढ़ेगा भी। लेकिन अगर आपने गलत रास्ते से वो धन कमाया है तो याद रखिए वो बहुत साथ नहीं देने वाला आपका। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर राहु, इन जो मैंने 4 भाव बताए हैं, अगर राहु आपके दूसरे में, पंचम में, अष्टम में बैठे हैं या 11वें में, तो याद रखिएगा कि राहु साम दाम दंड भेद सभी तरह से धन कमाने को उचित मानते हैं। तो आप यदि थोड़ा सा इधर उधर भी कर लेते हैं तो मान लीजिएगा कि आप वहाँ से भी धन कमा सकते हैं और आपको धन की प्राप्ति होगी। ये कोई मेरी एडवाइस नहीं है कि आप ऐसा करें, मैं केवल ज्योतिष के सूत्र है आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है अपने जीवन में धन का इंतजाम आप किस तरह करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि अगर राहु आपके 12वें भाव पर विराजमान है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जिन जिन लोगों के कुंडली में राहु 12वें विराजमान है वो इस बात को कान खोल के सुन लें कि याद रखें 12वां भाव जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना या वीराना का होता है। तो अगर 12वें भाव पर राहु विराजमान है तो याद रखिएगा कि कुल मिलाकर अगर आपने कुछ गलत कार्यों से धन कमाने की कोशिश की तो फिर बस सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव आपको कहीं ना कहीं लीगल मैटर पे फंसा देगा और आप उस चीज़ से परेशान हो जाएंगे। तो आपको राहु की स्थिति को देखना है कि राहु की स्थिति क्या है कुंडली में, क्योंकि देखिए कलयुग में 2 ही ग्रह हैं, एक राहु है, एक शनि है, एक शुक्र है। और मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली में यही 3 योगकारी ग्रह भी हैं, क्योंकि शुक्र तो ऑलरेडी योगकारी ग्रह होता ही है। और आपका कुल मिलाकर जो शनिदेव हैं वो भाग्य के स्वामी है, और मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर सबसे ज़्यादा जो असर है वह कुल मिला के आपके राहुदेव महाराज का है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र से यह लग्न और राशि बनती है। और मैं बता चुका हूं आपको कई बार कि राशियों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, वह भी नक्षत्रों से मिलकर के बनती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, और राहु की पोजीशन क्या है। देखिए राहु की पोजीशन सबसे ज़रूरी है कि राहु वास्तव में आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। अगर राहु कुल मिलाकर सही स्थिति में विराजमान है तो ठीक है, और अगर वो 8वें और 12वें में चले गए हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका राहु कुंडली में किस स्थान पर विराजमान है, इस बात को ज़रूर बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष से, वास्तु से संबंधित, रत्न या यंत्रों से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो नंबर पे आप कांटेक्ट ज़रूर कर लें। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है।